बस आई एम वेरी फाइन। अच्छा, कुछ एनर्जी कम नहीं हो गई है अपने? एक्चुअली सर अभी मैं क्या है ना, अभी कॉलेज में क्लास ले रहा हूँ, नूतन कॉलेज में। ओके। अभी मैं मैडम से मेरी चर्चा हुई थी, किसी दिन सर को बुलाया जाए। बहुत सुंदर। और अभी मैं आपको फोटोज भेज दूंगा। अच्छा। लगभग अभी कंडीशन ये हो गई है कि उनके यहाँ नूतन कॉलेज इतना बड़ा हॉल नहीं है कि पूरे बच्चे वो बैठा लें। नहीं नहीं, तो अपन सेक्शन वाइज दो तीन सेशन कर लेना। अब क्या हम, नहीं अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे, अच्छा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। तो अब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास ले रहा हूँ। ओके। तो वहाँ पर तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे अब बच्चे इतने फुल हो गए हैं, उनके पास हॉल नहीं है। तभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासरूम सब बिजी रहते हैं कॉलेज में, ओके। क्योंकि ओके। प्रोफेसर क्लास लेते रहते हैं कहीं ना कहीं। ओके। तो मैम ओके। से वही नहीं लगा तो हुआ हूँ क्या कि नूतन कॉलेज में ऑडिटोरियम नहीं है क्या? ऑडिटोरियम में क्लास कैसे ले पाएंगे, क्योंकि बच्चों को बोर्ड पे दिखना भी चाहिए ना। क्योंकि अपन हाथ से लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे, तो इतना बड़ा लिख भी नहीं पाते। या तो फिर वो प्रोजेक्टर वाला हो पूरा। हाँ, उसमें जो है बगल बगल में जो है ना प्रोजेक्टर के माध्यम से दो तीन यदि हाँ, अपन वो लगाएंगे तो वो समझ पाएंगे। और आप जो है वो कॉर्डलेस माइक को अपने उसमें लगा के हाँ यदि वो आप। सब है मेरे पास, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा। अब देखते हैं, आज तो छुट्टी है वहाँ की। अच्छा। कल से देखते हैं क्या होता है। और इसी सिलसिले में मैं इतना बिजी अभी शेड्यूल रहा, तो मैं किसी से भी बात नहीं कर पाया। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जी बहुत ही समझने की बात है जी। कि देखो, अभी जो हम जितनी बातें कह रहे हैं वो आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं, देखने का समय आपको मिल रहा है कि आप नहीं देख पा रहे? अभी मैं क्लासेस के चक्कर में बिजी रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन बस, थोड़ा बहुत शाम सुबह कभी देखने का मौका मिला कि नहीं मिला? हाँ देखता रहा हूँ। बहुत से लोगों से चर्चाएं होती रही हैं, बहुत से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। देखो, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि इट इज़ ए फुल फ्लेज्ड मॉडल। ये कोई अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। एक तो ये बहुत समझने वाली बात है। हम्म और जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, वो हम्म ये डेवलपमेंट हुआ है कि अपराध मुक्त भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है। उसकी हम्म पूरी हम्म कॉडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई हैं। हम्म, और वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम गोपनीय रखा गया है। ठीक है। और वो गोपनीय इसलिए रखा गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम महत्व तो रखता नहीं है, क्योंकि हम्म उसे तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जिसके हम्म तहत जो है चुनाव होते हैं, हम्म उसकी प्रक्रिया को पालन करके आज के दुष्ट राजनेताओं को हराना होगा। हम्म। तो इसमें चूंकि अभी हम बात ये मुंह से समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, ऐसा है, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो अब उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये इतना फुल फ्लेज मॉडल है कि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। और उन्हें पराजित होना भी चाहिए। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो दुष्ट हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुष्ट यदि कोई व्यक्ति, मैं यदि कोई मुझे इजाज़त दे कहने की, तो मैं जवाहरलाल नेहरू को इस देश का सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति कहूँगा। हम्म और उसका रीज़न ये है कि जिस व्यक्ति को एक भी वोट ना मिला हो वर्किंग कमेटी में, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने? नहीं, क्यों होना चाहिए बताइए? और जो ये बात कहने की कोशिश की गई कि साहब जो है नेहरू जी ने इसलिए उनको पसंद किया क्योंकि वो जो है अंग्रेजी में बात कर लेते थे, वो कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे थे। तो और दूसरी ये बात भी कही गई कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन सरदार पटेल तो काम कर लेंगे, लेकिन सरदार पटेल के अधीन जो है जवाहरलाल नेहरू काम नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू 14 साल छोटे थे, नंबर वन। हम्म दूसरी बात है कि जिस व्यक्ति को एक वोट ना मिला हो, वो कांग्रेस को कैसे तोड़ देगा? हम्म नहीं नहीं, उसकी औकात क्या है कांग्रेस को तोड़ने की? ये किसी ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि साला इसकी औकात क्या है जिसको एक वोट ना मिला हो। नहीं, डू यू एग्री विथ मी? या मतलब जिसको यदि एज्यूम करिए कि 15 में से उसको 8 वोट मिले होते तो भाई वो तोड़ ले जाता। साला एक वोट नहीं मिला है और हम सब लोगों को एक घुट्टी पिला दी गई और हम लोगों ने मान ली।
और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरदार पटेल भी कैम्ब्रिज में पढ़े हुए वकील थे, कोई दूध पीते और वैसे फालतू के गांव गंवारी नहीं थे वो। तो ये कैसे कैसे प्रोजेक्ट किया कि वो अंग्रेजों से बात नहीं कर पाएंगे। और ये तो इतना दुष्ट व्यक्ति था, शायद मालूम नहीं आपने समझने का सुनने का आपको मौका मिला कि नहीं मिला। अभी जो है नवभारत टाइम्स का जो है न्यूज़ चैनल है, उसमें मिस्टर सिन्हा है, उन्होंने एक पूरा वीडियो जारी किया है कि यह व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन पाया तो सिर्फ इसलिए बन पाया कि सरदार पटेल ने अपनी कैंडिडेचर विड्रॉ कर ली, जिनको मैक्सिमम 12 वोट मिले थे 15 में से। तो 15 वोट जो ना सरदार पटेल को वोट मिले थे, 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे और 1 वोट शायद किसी को मिला था, नहीं मिला था, जो भी था। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिला था। अच्छा। तो सरदार पटेल जिनके कारण यह प्रधानमंत्री बन पाया, इस व्यक्ति ने जब दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की डेथ हुई तो इस व्यक्ति ने एक आदेश जारी किया अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, कि कोई भी सरदार पटेल की अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। राइट। और इसने जो है सभी ब्यूरोक्रेट्स को आदेश जारी किया कि कोई भी जो है ना उनकी अंत्येष्टि में नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, और इसने और भी दुष्टता की। इसने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, ये आपकी पद के गरिमा के अनुकूल नहीं है कि आप सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जाएं। और जब मैं उस वीडियो को बड़ी बारीकी से देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजेंद्र प्रसाद जी ना केवल अंत्येष्टि में गए इनके जवाहरलाल नेहरू की बात की जो है ना अवहेलना करते हुए, बल्कि उन्होंने कंधा भी दिया। अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने जो है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह तो वो सम्मिलित भी हुए और उन्होंने जो है शव यात्रा में अपना कंधा भी लगाया। ये बड़ी प्रसन्नता की विषय है। और इस दुष्ट के प्रयास करने के बावजूद भी सरदार पटेल की अंत्येष्टि में 10 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। उस समय के जो होम सेक्रेटरी थे, चूंकि इनका लिखित फरमान गया कि कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं जाएगा और सरकारी खर्चे पे और इस पे उस पे, तो वो 12 ब्यूरोक्रेट तो अपने व्यक्तिगत खर्चे से लेके गए। मतलब ये लोगों का जो है ना रिस्पेक्ट था। और ये बताइए, जब आज ये बताइए कि कितना देशद्रोही व्यक्ति हो सकता है, कोई दूसरा देश जो है ना आक्रमण कर रहा हो और आप उसको अपने उसको डिफेंड करने पहुंच रहे हो, और ये कितना दुष्ट व्यक्ति होगा कि जीतने वाली फौज को रोक के लोग बाग तो कैबिनेट में चर्चा करते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। इस दुष्ट व्यक्ति ने किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं समझी और ये सीधे ऑल इंडिया रेडियो में जाके वहाँ से इसने युद्ध विराम की घोषणा की और यूनाइटेड नेशंस का दखल मांगा। कितना दुष्ट व्यक्ति होगा ये। जब सरदार पटेल को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ करने वाला है तो उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा, लेकिन जब तक पर्सनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेडियो में पहुंचे तब तक इस व्यक्ति ने ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम की घोषणा कर दी, यूनाइटेड नेशंस का इंटरवेंशन सीख कर लिया। ये इस देश के प्रति दुष्टता नहीं है? आर्टिकल 35A इस देश के संविधान ने हमारे राष्ट्रपति को इस बात की ताकत नहीं दी है कि वो कोई आर्टिकल संविधान के संशोधन के बिना, जो आर्टिकल 365 में संविधान संशोधन की व्यवस्था दी है, उससे हटके कोई आर्टिकल प्रेसिडेंट जो है अपने नोटिफिकेशन से जारी कर दे, ऐसी शक्ति हमारे संविधान ने नहीं दी है। तो इस दुष्ट व्यक्ति ने 35A का एक आर्टिकल बना के राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा कि आप इसे जारी करिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 जो है ना कारण बताए कि यह जो तुम्हारा अनुरोध है ये 8 तरह कारणों से असंवैधानिक है। राइट। इस व्यक्ति ने अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए इसने लिखा कि मैं आपके सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप इसे जारी करें, हम आपसे चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। और जो एक क्लॉज है ना कि रिकंसिडरेशन के बाद यदि भेजे प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति को जारी करना पड़ेगा। राइट।
उस तरीके का दबाव बना के इसने उसे जारी कराया। और आर्टिकल 35A संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है संविधान में सम्मिलित हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर की सभी जो है प्रॉब्लम का वही जनक था। आर्टिकल 370 भी ये डालना चाहता था, जिसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, राइट। जब इसको लगा कि इसकी औकात नहीं है कि आर्टिकल 370 जो है संविधान में घुसा ले, तो ये विदेश चला गया। और जाते वक्त इसने सरदार पटेल से रिक्वेस्ट की कि हम आपको ये जिम्मेवारी देते हैं कि आप लोगों को मना के आर्टिकल 370 संविधान में डालें। कितना दुष्ट था ये! आर्टिकल 370 क्यों संविधान में होना चाहिए था? मतलब संविधान जैसी चीज में जो है इस व्यक्ति ने इतनी बदमाशियां की। आप यदि देखिए तो जो ड्राफ्ट कमेटी ने जिस संविधान की पर चर्चा की, एक एक क्लॉज पर चर्चा की, वो उसका ड्राफ्ट कहाँ से उस समिति के पास आया? वो ड्राफ्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और वो जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो है 80% हिस्सा उसमें था। तो जवाहरलाल नेहरू शुद्ध अंग्रेजों के एजेंट के बतौर काम किया। ये देशद्रोही व्यक्ति था। इसने सरदार पटेल के जो है बच्चों को इग्नोर किया, जबकि वो अपनी सामर्थ्य से सांसद भी थे, मेयर भी थे, लेकिन इसने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। उस समय के 35 लाख रुपए सरदार पटेल के पार्टी के थे, जो उन्होंने मरते वक्त अपनी पुत्री मणिबेन को दिए और कहा कि ये जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जाके देना। उस समय के 35 लाख 1950 के बहुत होते हैं। जब मणिबेन उस 35 लाख रुपए लेकर गई, तो इस व्यक्ति ने जो है ना थैंक यू अकेला कहा, एक शब्द भी नहीं बोला, ना ये जानने की कोशिश की कि बच्चे किस हालत में हैं, मणिबेन किस हालत में हैं। ये इतना दुष्ट व्यक्ति था। इस दुष्ट व्यक्ति ने इस देश पर अंग्रेजों ने जो गुलामों को शासन करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो सभी के सभी नियम कानून आपके ऊपर थोप दिए। मैं नीरज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अंग्रेजों ने आपकी सेवा के लिए, आपके विकास के लिए, आपके उत्थान के लिए ये नियम कानून बनाए थे क्या? ऐसा तो नहीं है। नहीं है। और जो व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब आती है, जो उस समय फ्रीडम फाइटर्स के बड़े जुर्म ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, उसी व्यवस्था को आपके ऊपर थोप दिया। शब्द सा वो व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी। और संविधान की 4 धाराएं, आर्टिकल 109, 10, 11 और 12 के तहत उसको जो है विशेष प्रोटेक्शन दे दिया। और आपको मालूम है यह बादशाही व्यवस्था न्यायालय से भी ऊपर है आज के दिन। नहीं, ये मालूम है आपको? नहीं। हाँ, ये व्यवस्था जो है, ये कोई अपराध भी करे तो न्यायालय को संज्ञान लेने से रोका गया है। मुझे बैंक पहुंचाने जाना भी, मैं आपको चलिए अपन बात करेंगे। बस इस बात को कंप्लीट करते हैं कि 197 CRPC है, जब तक शासन अनुमति नहीं देगा तब तक जो है वो जो है न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है। और EOW और लोकायुक्त के हजारों प्रकरण लंबित हैं इन राजनेताओं के पास। ये अपने चरण सेवकों को जो है के विरुद्ध अनुमति ही नहीं देते हैं। तो ये अपराधी बादशाही व्यवस्था इनकी चरण सेवक बनने के कारण यह न्यायालयीन व्यवस्था से भी ऊपर कर दी गई है। ये इतने दुष्ट लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब जो है ना इस व्यवस्था के तहत अपन बहुत आसानी से 100 करोड़ पहुँच सकते हैं, वो भी 90 करोड़ लोग जब एक भी व्यक्ति को ना जोड़ें। 99 करोड़ मात्र एक व्यक्ति को जोड़ लें तो पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या एक आध बच्चे को जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। इतना आसान है इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना। और इसके लिए आज के दिन में तो आपको एक कारपोरेटर का जो है ना टिकट नहीं मिलेगा, इसमें सांसद का टिकट बिना मांगे यदि आपने अपने आप को अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित किया तो टिकट भी आपके घर पहुंच जाएगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य अपने छत पर खड़े होकर संकल्प लेते हुए अपने चंद्रगुप्त को जिताएंगे तो ये दुष्ट राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे।
आप बताइए, इस रणनीति के सामने ये क्षुद्र चरित्र के, अपराधी चरित्र के राजनेता कैसे जीत सकेंगे? आपको मालूम होगा कि 2019 से 24 का जो अभी पार्लियामेंट है, इसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन दुष्ट राजनेताओं को अपराधी ही भले लगते हैं। 137 करोड़ लोगों में इन्हें और कोई अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि जिसके कारण ये राजनेता बने, जिन कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, डंडे खाए, धरना दिया, जुलूस निकाला, अपने ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराए और कई तो मर भी गए, उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देते हुए, विश्वासघात देते हुए, करते हुए यह बाहुबलियों को, अपराधियों को, माफियों को, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, और जो सही कार्यकर्ता है उसका हक मारते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इन राजनेताओं का जो है पाप का घड़ा भर चुका है। क्राइम फ्री भारत मिशन की जो स्ट्रेटजी है, जो मॉडल है, इसके सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं हो पाएगा। केवल हम अपने संकल्प को पूरा कर लें। तो नीरज, आपको ये बात कितने हद तक समझ में आ गई है? बहुत हद तक समझ में आई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन समय की कमी की वजह से भी पूरी चर्चा नहीं हो पाई। चलिए, कोई बात नहीं, अभी आप निकलिए, लेकिन जी। जो है अब और एनर्जी से भिड़िए। और सबसे पहले जो इसका एक शपथ पत्र जो जारी किया गया है, उस शपथ पत्र को आप भर के जो है उसमें अपलोड करिए, वहीं पे जो आपका पोस्ट होती है ना, उसमें पोस्ट में डालिए, और उसके में जो दिनवार जो है जो संकल्प है उसको पूरा करिए। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।